मूविंग एवरेज, मूविंग एवरेज मींस व्हाट, 200 डे मूविंग एवरेज मींस व्हाट, लास्ट 200 डेज का एवरेज प्राइस, ठीक है, लास्ट 200 ट्रेडिंग डेज का एवरेज प्राइस। एवरेज प्राइस कौन से प्राइस का, क्लोजिंग प्राइस का, यानी कि लास्ट 200 डेज की जो क्लोजिंग प्राइसेस हैं उनका एवरेज। तो अगर हम इन डिविडेंड पेइंग कंपनीज को 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे जब भी ये कंपनीज 20% आए तब बाय कर लें, राइट। जैसे हम हाईएस्ट लेवल ये है, यहां से 20% नीचे आया और हमने बाय कर लिया। मैं फिर से करता हूं इस बात को, ये श्योर शॉर्ट बहुत अच्छा पैसा कमाने का तरीका है। यहां हमने बाय कर लिया, इससे पहले जैसे हमने ये हाईएस्ट लेवल था यहां बाय किया, 200 नीचे आते बाय कर लो, अगर उससे ज्यादा नीचे है तो और अच्छी बात है, राइट। तो इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, इसका मैं आपको रिजल्ट बताता हूं क्या निकलेगा। अब फॉर एग्जांपल दिस कंपनी इज गिविंग ऑन एन एवरेज 200 डे मूविंग एवरेज से नीचे जब प्राइस होगा तो इनका डिविडेंड यील्ड 10% के आसपास चला जाता है। करंट प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे तो 7.6 है, नीचे परचेस करते तो 10% हो, राइट। तो जिस प्राइस पर हम बाय कर रहे हैं वहां पर 10% चला जाता है, हमारा लेवल ये है बाय करने का फॉर एग्जांपल, और से हमें जहां से हमने कैलकुलेट किया मूविंग एवरेज से हमारा टारगेट बेचने का सेम प्राइस है, हमने यहां बाय किया और हमने सेम लेवल पर सेल किया, तो कितना पैसा बना 26.46%। कितने टाइम में, 520 डेज में, यानी कि 1.5 ईयर में, 1.5 ईयर में 26% तो पैसा ये बन गया और साथ में 15% डिविडेंड आ गया 1.5 ईयर का, 10% पर ईयर बेसिस, यानी कि 40% पैसा बन गया 1.5 ईयर्स में, 40% पैसा बन गया। जब ये नीचे जा रहा था तो और बाय कर सकते थे और ज्यादा बनता, लेकिन बेयर मिनिमम 40%। अब सेम ही हम आगे चले, जब दोबारा से इस तरह का मौका आया, पहले वाले को हम डिलीट कर देते, हमने बाय जहां से हमने काउंट करेंगे और कहां से काउंट करेंगे, जो अपनी रेंज में हाईएस्ट 20% नीचे प्राइस आ गया, हम यहां बाय करेंगे। मूविंग एवरेज से 20% नीचे आने पर हम बाय करेंगे। सेल कहां करेंगे, वापस से सेम लेवल पर जहां से हमने 20% नीचे काउंट किया, इस लेवल V20 में हमने इसी तरह की रेंज बनाई थी ना, राइट। 20% की रेंज बनाई थी हमने V20 में, जो स्ट्रेटजी थी, याद आ रहा है ना V20 की स्ट्रेटजी, कि नीचे की लाइन पर बाय करेंगे, ऊपर की लाइन पर सेल करेंगे। वहां 20% की रेंज बनाने का हमारा फॉर्मूला क्या था, ऑल ग्रीन कैंडल्स। यहां फॉर्मूला क्या है कि जो 200 डेज मूविंग एवरेज है वहां से 20% नीचे, सो सिंपल। तो यहां पर इस रेंज में नीचे की लाइन पर परचेज करेंगे और वापस ऊपर की लाइन पर चला जाएगा तो सेल करेंगे, तो हमारा 26% पैसा बनेगा और 10% डिविडेंड आ जाएगा। ये इतना आसान सा तरीका है। तो इस केस में क्या हुआ होगा, हमारा ये 26% पैसा बनने में कितना टाइम लगा, जस्ट 160 डेज। पर बाय करने के बाद में एक बार तो हमें 20% नीचे पड़ लो, ये प्रॉफिट भी आ गया और यहां पर 1 2 3 3 टाइम, यहां पर हम अलग अलग नहीं सेल करेंगे, सेलिंग लेवल सेम होगा। सो फॉर एग्जांपल 100 रुपीस पर मूविंग एवरेज था, 80 आया, 20% डाउन आ गया, हमने 3% पैसा लगाया, 80 से 70 आ गया, हमने 3% और लगा दिया, राइट। हम जैसे पहले वाले को भी एग्जैक्टली सेम थिंग वी आर गोइंग टू। तो है डिविडेंड यील्ड मींस हाई डिविडेंड पेइंग कंपनी, समझ में आ गया पूरा गेम। हमारे लिए डिविडेंड यील्ड इस तरह से इंपॉर्टेंट है। तो अगर कोई कंपनी 5-6% डिविडेंड यील्ड कंपनी है और वो गवर्नमेंट कंपनी है या नॉन गवर्नमेंट भी है और 5-6% का डिविडेंड यील्ड है, तो उसको 200 डे मूविंग एवरेज से 20% नीचे फर्स्ट बाइंग, 30% नीचे अनदर बाइंग, वो वहां पर डिविडेंड भी देगा और हमें पैसा भी देगा। और अगर डिविडेंड पेइंग कंपनी नहीं है तो हम इस स्ट्रेटजी को अप्लाई नहीं करेंगे, सो सिंपल। और ऑन कैपिटल एम्प्लॉय, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉय को लेकर बड़ा सिंपल सा है। इफ ROCE, प्लीज नोट इट डाउन, इफ द ROCE is more than 30%, if ROCE is more than 30%, then this is a great company, this is a great company। और ये वो ग्रेट कंपनी है कि गारंटी है कि ये कंपनीज लाइफ टाइम हाई वापस बहुत जल्दी बनाएंगी। ग्रेट कंपनी का यहां पर ये मतलब है, ROCE 30% से ज्यादा का। ROCE 30% का मतलब है कि कंपनी अवेलेबल फंड के ऊपर 30% पैसा कमा पा रही है इतने बड़े साइज में, राइट। सो ROCE 30% से ज्यादा है, दिस इज ग्रेट कंपनी। 15% से 30% के बीच में है, देन दिस इज अबव एवरेज कंपनी, फंड के ऊपर 30% पैसा कमा पा रही है इतने बड़े साइज में, राइट। सो ROCE 30% से ज्यादा है, दिस इज ग्रेट कंपनी। 15% से 30% के बीच में है, देन दिस इज अबव एवरेज कंपनी। तो हम किन कंपनीज में ट्रेड करेंगे, या 15% से ज्यादा वाली में हम ट्रेड करेंगे। वैसे हमारे सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, V200 कंपनीज में 20%, राइट। 20% ही है ना, ROCE शुड बी मोर देन 20%, नहीं? यस। सो 15% से ज्यादा जनरली अच्छा होता है, लेकिन हमने अपनी कंडीशंस को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करने के लिए क्या किया हुआ है कि 20% से ज्यादा है तो हम ट्रेड करेंगे, और अगर 20% से कम है हम उस कंपनी को इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर हमारी कंपनी 30% से ज्यादा ROCE देती है तो वो हमें एक्स्ट्रा कॉन्फिडेंस देती है। आप समझ गए, 20% से ज्यादा है वी विल ट्रेड, लेकिन 30% से ज्यादा है तो हमारा कॉन्फिडेंस और ज्यादा इंक्रीज हो जाता है, और 20% से कम है वी विल इग्नोर दैट कंपनी, वी विल नॉट ट्रेड इन दैट कंपनी। दिस इज क्लियर, दिस इज द यूज ऑफ इट। नेक्स्ट, ROE। ROE को लेकर हम बात कर चुके हैं कि रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड विल नॉट बी यूज्ड इन बैंकिंग एंड एनबीएफसी कंपनीज, एंड ROE विल बी यूज्ड इन बैंकिंग एंड एनबीएफसी कंपनीज। तो अगर ROE हमारा बैंकिंग एंड एनबीएफसी कंपनीज में 10% से ज्यादा है तो हम उन कंपनीज में ट्रेड करेंगे, 10% से कम है हम ट्रेड नहीं करेंगे। सो देयर इज अ बाइफर्केशन, ROCE इज एप्लीकेबल ऑन नॉन बैंकिंग एंड नॉन फाइनेंशियल कंपनीज, यानी कि कंपनीज अदर देन बैंक्स एंड एनबीएफसी, एंड ROE इज एप्लीकेबल ऑन बैंक्स एंड एनबीएफसी। ROCE के केस में मिनिमम थ्रेशोल्ड लिमिट इज 20% एंड ROE के केस में मिनिमम लिमिट इज 10%, राइट। तो हम उन बैंक्स एंड एनबीएफसी कंपनीज को इग्नोर करेंगे जिनकी ROE 10% से कम है। हम उन्हीं बैंक्स एंड
एनबीएफसी कंपनीज में ट्रेड करेंगे जिनकी आरओई मींस रिटर्न ऑन इक्विटी इज मोर देन 10%। जब हम आरओसी कैलकुलेट करते हैं तो उसमें बोरोड मनी को भी कैलकुलेशन में यूज किया जाता है। जब आरओई को यूज करते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ अपने पैसे को यूज किया जाता है कैलकुलेशन। ठीक है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ इस चीज का डिफरेंस है। इसके आगे हम इस चीज को आरओई की डिटेल में इसलिए नहीं जा रहे हैं, थ्योरेटिकल हो जाएगा, अकाउंटिंग एंट्रीज आ जाएंगी और इसका प्रैक्टिकल यूज नहीं होगा। सो बड़ा छोटा सा पॉइंट समझने के लिए, बैंकिंग एंड एनबीएफसी के केस में हम आरओई को यूज करेंगे एंड मिनिमम 10% होना चाहिए। अदर देन बैंकिंग एंड एनबीएफसी के केस में आरओसीई यूज करेंगे और हमारा आरओसीई 20% से ज्यादा होना चाहिए। अगर 30% से ज्यादा है तो और अच्छी बात है। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर है। नेक्स्ट, फेस वैल्यू मैं आपको समझा चुका हूं। नाउ प्रोमोटर्स होल्डिंग। प्रोमोटर्स होल्डिंग बहुत कंफ्यूजिंग है क्योंकि काफी लोगों को ये कहते सुना होगा कि जितनी ज्यादा प्रोमोटर्स होल्डिंग है उतना अच्छा। राइट, इस बात को हमने काफी सुना होगा, जबकि एक्चुअल में अगर इस बात को देखें तो हम टॉप कंपनीज को एक बार देखते हैं, चेक करते हैं। यहां पर सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज, प्रोमोटर्स होल्डिंग 50%। सेकंड टीसीएस, प्रोमोटर्स होल्डिंग 72%। एचडीएफसी बैंक, प्रोमोटर्स होल्डिंग 25%। आईसीआईसी बैंक, प्रोमोटर होल्डिंग 0%। हिंदुस्तान यूनिलीवर 61%, इन्फोसिस 15%, आईटीसी 0%, एचडीएफसी लिमिटेड 0%। यानी कि 0% भी और 70% भी है, और ये सारी टॉप कंपनीज की बात कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि जिसकी 0% वो कंपनी बेकार है। एचडीएफसी लिमिटेड इज नॉट अ बैड कंपनी, आईसीआईसी बैंक लिमिटेड इज नॉट अ बैड कंपनी, नॉट एट ऑल। राइट, लेकिन प्रोमोटर्स होल्डिंग कितनी है? 0। इन्फोसिस की प्रोमोटर्स होल्डिंग 15%, टीसीएस की 70%। तो क्या इन्फोसिस इतनी बेकार कंपनी टीसीएस के कंपैरिजन में? नो। तो यहां प्रोमोटर्स होल्डिंग का मतलब क्या है? यहां प्रोमोटर्स होल्डिंग एक्चुअल में देखना गलत है। प्रोमोटर्स होल्डिंग देखने के बदले हमें क्या देखना होगा? हमें स्ट्रॉन्ग हैंड्स वर्सेस वीक हैंड्स। हमें याद है हमने चेक किया था व्हाट आर द स्ट्रॉन्ग हैंड्स? स्ट्रॉन्ग हैंड्स आर प्रोमोटर्स प्लस एफआईआई प्लस डीआईआई प्लस एचएमआई, एंड वीक हैंड्स आर ओनली रिटेल होल्डिंग्स। रिटेल होल्डिंग्स चेक करने का क्या तरीका था? पब्लिक माइनस एचएमआई। हम अगर इसी चीज को यहां पर नीचे जाकर देखें और हम से फॉर एग्जांपल इन्फोसिस को चेक करें तो यहां जाकर पता चलता है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स क्या क्या है? प्रोमोटर्स, एफआईआईस, डीआईआईस एंड पब्लिक में। Hey Anvi, can you review my mutual fund portfolio? अरे यू कैन ये तीनों चीजें इंटरलिंक्ड हैं, तीनों को लिख लो एक बार, ये पूरा कॉन्सेप्ट समझाता हूं मैं। फिक्स्ड एसेट्स, सीडब्ल्यूआईपी एंड डेप्रिसिएशन। जो ये देखो, खर्चे दो तरह के होते हैं, एक्सपेंसेस दो तरह के होते हैं कंपनीज में। वन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग एक्सपेंस एंड अनदर वन इज कॉल्ड कैपिटल एक्सपेंडिचर। सो ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस एंड कैपिटल एक्सपेंसेस। चार्ज करने ऑपरेटिंग के एक्सपेंसेस लिए वो होते हैं जो उन प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के लिए है जो ऑलरेडी हो चुका हो, यानी कि जो खर्चे पास्ट से रिलेटेड हो। फॉर एग्जांपल, एक एम्प्लॉय को सैलरी मिली अगस्त मंथ की, अगस्त मंथ पूरा हो चुका है, यानी कि ये चीज कंप्लीट हो चुकी है, तो इसके लिए खर्चा किया गया, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस है। राइट, जैसे इंटरनेट का हमने बिल पे किया, तो ये चीज हम इंटरनेट कंज्यूम कर चुके हैं उस मंथ के लिए, तो हमने इसको खर्चा किया, ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस हो गया क्योंकि पास्ट से रिलेटेड है। हमने प्रोडक्ट्स परचेज किए, रॉ मटेरियल, अब रॉ मटेरियल परचेज किया, इसको प्रोसेस कर लिया, हमने पावर जो इलेक्ट्रिसिटी यूज की उसको यूज कर लिया, ये सारे हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं। लेकिन सपोज कंपनी ने फर्नीचर परचेज किया, कंपनी ने चेयर्स परचेज किए, तो क्या हमने चेयर को कंज्यूम कर लिया? नो, दिस चेयर विल बी यूज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ नेक्स्ट 3 इयर्स, 4 इयर्स और 5 इयर्स। राइट, लेकिन जो इलेक्ट्रिसिटी हमने यूज कर ली वो तो यूज कर ली ना, द सेम इलेक्ट्रिसिटी विल नॉट बी यूज्ड अगेन, दिस विल बी न्यू इलेक्ट्रिसिटी विद द न्यू बिल। लेकिन चेयर के केस में क्या होगा? ऐसा तो नहीं कि एवरी मंथ बिल आएगा, नो। तो चेयर हमने बाय आज की, बट दिस चेयर विल बी यूज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स। हमने कंप्यूटर परचेज किया, कंप्यूटर परचेज करके ऐसा तो नहीं है कि कंप्यूटर कंज्यूम हो गया, खत्म हो गया, अब नेक्स्ट डे नया कंप्यूटर चाहिए, नो, दिस कंप्यूटर विल बी यूज्ड फॉर नेक्स्ट 3 इयर्स। हमने एसी कंपनीज में लगाए, वो एसी अगर 5 साल चलेंगे, 5 इयर्स चलेंगे, तो 5 इयर्स चलेंगे, सो दैट विल बी यूज्ड ओवर ए पीरियड ऑफ 5 इयर्स। तो जो एसेट्स हमने सपोज कोई फैक्ट्री लगाई, उस फैक्ट्री की एस्टिमेटेड लाइफ इज 20 इयर्स, तो 20 इयर्स चलेगी, पेमेंट आज हो गई। राइट, तो जो सप्लायर है उस फैक्ट्री का या जो कंस्ट्रक्शन कंपनी है, वो ये तो नहीं, हम उसको ये तो नहीं कह सकते ना कि हम 20 इयर्स तक यूज करेंगे तो 20 इयर्स में पैसे देंगे, नो। दे विल बी आस्किंग द मनी नाउ कि भैया हमें तो हमारी पेमेंट करो। फॉर एग्जांपल, कंपनी ने कंपनी के यूज के लिए कार परचेज की, तो पेमेंट तो आज ही करनी पड़ेगी ना, लेकिन कंपनी यूज होगी ओवर ए पीरियड ऑफ 10 इयर्स। ठीक है, तो जो एसेट्स फ्यूचर पीरियड में यूज होंगे उनको फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं, और जो एक्सपेंसेस हमने पास्ट या आज तक के लिए खर्च किए हैं उसको हम क्या कहते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंस। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस हैं वो कहां नजर आते हैं? ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नजर आते हैं एक्सपेंसेस में। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस कहां नजर आते हैं? एक्सपेंसेस में, P&L स्टेटमेंट में, एक्सपेंसेस में। और जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है
वो कहां नजर आता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर नजर आता है बैलेंस शीट में फिक्स्ड एसेट्स में। ये चीज क्लियर हो गई? तो जो कंप्यूटर्स परचेज किए वो कहां नजर आएंगे? फिक्स्ड एसेट्स में, बैलेंस शीट में। लेकिन कंप्यूटर को यूज करने के लिए जो इलेक्ट्रिसिटी यूज हुई वो कहां नजर आएगी? एक्सपेंसेस में, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। क्लियर है? राइट नाउ ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये दो कैटेगरीज में डिवाइड होता है, फिक्स्ड एसेट्स एंड CWIP। दिस इज डिवाइडेड इन टू कैटेगरीज, फिक्स्ड एसेट्स एंड CWIP। फिक्स्ड एसेट्स में वो एक्सपेंसेस जाते हैं जो ऑपरेशनल हैं, जो ऑपरेशनल हैं। फॉर एग्जांपल हमने गाड़ी परचेज की ना, गाड़ी ऑपरेशनल है, आप जब मर्जी यूज करो। हमने लैपटॉप परचेज किया, लैपटॉप इज ऑपरेशनल, आप यूज करना शुरू करो। हमने चेयर परचेज की, चेयर इज ऑपरेशनल, आप यूज करो। लेकिन अगर हमने बिल्डिंग बनानी शुरू की और अभी रेडी नहीं है और खर्चा हमने कर दिया, थोड़ा सा लगातार खर्चा करते जा रहे हैं, तो जब तक हम वो बिल्डिंग तैयार नहीं होती, जब तक कंप्लीट नहीं होती, जब तक वो ऑपरेशनल नहीं होती, तब तक क्या होगा? उसको CWIP में रखा जाएगा। और जैसे ही वो ऑपरेशनल हो जाएगी, ऑपरेशनल का मतलब यहां पर एक्चुअल में यूज होने से नहीं है, यूजेबल होने से है। राइट? तो बिल्डिंग तैयार हो गई, जैसे ही तैयार होगी वो CWIP से निकलेगी और फिक्स्ड एसेट्स में चली जाएगी। और जब तक वो तैयार नहीं होगी वो CWIP में रहेगी। तो फॉर एग्जांपल एक बिल्डिंग को बनाने में, अगर हमारा पूरी बिल्डिंग को बनाने में 20 करोड़ रुपीस का खर्च आता है, राइट, और अभी तक 31 मार्च तक उसमें हमने 15 करोड़ रुपीस स्पेंड कर चुके हैं। 20 करोड़ का खर्च आना है, 15 स्पेंड कर चुके हैं, बिल्डिंग तैयार नहीं हुई, तो ये 15 करोड़ रुपीस जो हमने खर्च किए हैं, स्पेंड किए हैं, ये CWIP में नजर आएंगे। राइट? और नेक्स्ट ईयर जैसे ही हमारी बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी तो क्या होगा? सपोज हमने 5 करोड़ और स्पेंड कर दिए और ये जून क्वार्टर में कंप्लीट हो गया, तो क्या होगा? ये 15 CWIP से निकलकर फिक्स्ड एसेट्स में चले जाएंगे और ये 5 करोड़ भी वहीं चले जाएंगे, यानी कि पूरा का पूरा पूरी बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट्स में चली जाएगी। राइट? दिस इज क्लियर? सो इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपको एलएमबी फार्मा का एग्जांपल दिखाया था, तो यहां क्या नजर आता है कि फिक्स्ड एसेट्स के ऊपर यहां कितना खर्च किया हुआ है सितंबर क्वार्टर तक? 1700 करोड़। और 2357 करोड़ कहां पर है? CWIP में। यानी कि इतना बड़ा एक्सपेंस किया जा चुका है, लेकिन ये अभी ऑपरेशनल नहीं हुआ। और जब ऑपरेशनल नहीं हुआ यानी कि इस कैपेसिटी को यूज करके अभी तक प्रोडक्शन नहीं हो रही है। तो आप सोचकर देखो, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा और ये ऑपरेशनल होकर कहां पहुंचेगा? CWIP से निकलकर फिक्स्ड एसेट्स में। तो जब ये ऑपरेशनल होगा तो कंपनी की रेवेन्यू डबल होगी या नहीं होगी? आप समझ रहे हैं? तो इससे हमें आइडिया लगता है कि कंपनी कितना ग्रो करने वाली है, उसकी सेल्स कितनी बढ़ने वाली है, और सेल्स बढ़ेगी तो नेट प्रॉफिट बढ़ेगा। बड़ी सिंपल सी बात है। व्हाई? बिकॉज कंपनी की पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है? कंपनी का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड है कि 85 करोड़ से बढ़ते बढ़ते 1100 करोड़ तक पहुंचना, 1200 करोड़ की सेल से बढ़ते हुए 5000 करोड़ की सेल्स तक पहुंचना। दे हैव ए वेरी गुड ट्रैक रिकॉर्ड। आप समझ गए सारी चीजें? लेटेस्ट क्वार्टर्स अफेक्टेड बाय इन्फ्लेशन विच इज टेम्परेरी, वापस से चीजें ठीक होंगी। CWIP में चीजें ऑपरेशनल नहीं है, और जब ऑपरेशनल हो जाएगी तो क्या होगा? ये फिक्स्ड एसेट्स में चली जाएंगी। तो दो तरह के खर्चे हैं, ऑपरेटिंग एक्सपेंस जो एक्सपेंसेस में जाते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। दूसरे खर्चे हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, एसेट्स से रिलेटेड खर्चे, जो एसेट्स की लाइफ ज्यादा है वो कहां जाते हैं? फिक्स्ड एसेट्स में। लेकिन CWIP में रहते हैं जब तक वो कंप्लीट नहीं हुए, कंप्लीट होते ही वो पहुंचेंगे फिक्स्ड एसेट्स। अब फॉर एग्जांपल हमने 1000 करोड़ रुपीस की एक फैक्ट्री लगाई, ध्यान से समझना इस पॉइंट को। 1000 करोड़ रुपीस की फैक्ट्री लगाई और उसकी एस्टिमेटेड लाइफ है 20 ईयर्स, राइट? अब 20 ईयर्स की लाइफ है तो इस 1000 करोड़ को 20 ईयर्स से डिवाइड किया जाएगा। सो 1 ईयर के हिस्से में कितना आया? 50 करोड़। 1000 करोड़ डिवाइडेड बाय 20 मींस 50। एंड 1 क्वार्टर में कितना आया? 1 क्वार्टर में आया हमारा 12.5 करोड़। इस 12.5 करोड़ रुपीस को डेप्रिसिएशन के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में खर्चे के हिसाब से दिखाया जाए, राइट? क्योंकि पूरी फैक्ट्री 1000 करोड़ की है और ये 20 ईयर्स का खर्चा है, तो एक क्वार्टर का कितना हुआ? ये सिंपल कैलकुलेशन है। जो एसेट्स की जितनी एस्टिमेटेड लाइफ है, तो यानी कि उस हिसाब से 1 क्वार्टर का कितना हुआ। एक सिंपल सा एग्जांपल है, एक लैपटॉप परचेज किया, 1 लैपटॉप 60,000 रुपीस का, एस्टिमेटेड लाइफ इज 3 ईयर्स, यानी कि 60,000 रुपीस के खर्चे को 3 ईयर्स में प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करके खर्चे में दिखाया जाएगा। इसको 1 क्वार्टर में नहीं दिखा सकते, क्योंकि ये खर्चा 1 क्वार्टर का नहीं है, ये खर्चा 3 ईयर्स का है, तो 3 ईयर्स में इक्वली डिवाइड करके दिखाया जाए। सो 1 ईयर का कितना हुआ? 20,000, राइट? 60,000 3 ईयर्स के हिसाब से, और 1 क्वार्टर का कितना हुआ? 5,000। सो 5,000 को दिखाया जाएगा डेप्रिसिएशन के नाम से प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो यानी कि जो हमारा बैलेंस शीट में यहां पर ये 1745 करोड़ है, इसको एस्टिमेटेड लाइफ से प्रोपोर्शनेटली डिवाइड करके 3 क्वार्टर का खर्चा दिखाया गया, यहां 67 करोड़। पूरे साल का कितना दिखाया गया? ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 300 करोड़। ये चीज समझ में आ गई? अब इसका मतलब क्या है? ये जो डेप्रिसिएशन है, इसकी पेमेंट हम एक्चुअली में शुरू में ही कर चुके हैं सारी। 60,000 का लैपटॉप लिया तो सारी पेमेंट शुरू में कर दी ना हमने। और इसका जो प्रोपोर्शनेटली डेप्रिसिएशन दिखाया, यानी कि सिर्फ खर्चा है कैलकुलेशन के लिए, ये पैसा आप किसी को देना नहीं है। पैसा तो हम शुरू में दे चुके जब हमने परचेज किया। यू गॉट दिस पॉइंट? पैसा तो हम शुरू में ही दे चुके,
मान लो हमने 10 लाख रुपीस की कार परचेज की कंपनी के लिए, तो 10 लाख तुम शुरू में दे चुके हैं ना। अभी जो 1 ईयर का 1 लाख रुपीस हम डेप्रिसिएशन दिखाएंगे, वो 1 लाख रुपीस किसी को देना नहीं है, वो सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री है, क्योंकि पेमेंट तो हम गाड़ी की पहले ही कर चुके हैं। सो डेप्रिसिएशन एक ऐसा खर्चा है जो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में दिखाया जाता है। खर्चा तो दिखाया जाता है, लेकिन ये पेमेंट एक्चुअली में किसी को करनी नहीं होती, क्योंकि पेमेंट हम इसकी पहले ही कर चुके हैं। आप समझिए इस बात को। इसका यूज हम एक स्ट्रेटजी में करेंगे। इसका डेप्रिसिएशन इसलिए कैलकुलेट करते हैं, इसको खर्चा इसलिए दिखाते हैं जिससे हम इसके ऊपर इनकम टैक्स का बेनिफिट ले सकें, क्योंकि एक्चुअल में तो खर्चा ही है, बस वो डिवाइड हो रहा है ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। अगर हम खर्चा नहीं दिखाएंगे तो हमारा प्रॉफिट बढ़ेगा और इनकम टैक्स ज्यादा देना पड़ेगा। जितना खर्चा दिखाएंगे इतनी अमाउंट से प्रॉफिट कम हो जाएगा और इनकम टैक्स कम देना पड़ेगा। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये कहता है, जो कंप्यूटर आपने 60,000 रुपीज का भी परचेज किया, अगर आप अभी खर्चे में दिखा दोगे तो क्या होगा, आपका तो इनकम टैक्स ऐसे ही खत्म, क्योंकि आपने तो सारा प्रॉफिट इस खर्चे में दिखा दिया। जबकि खर्चा सिर्फ इस क्वार्टर का नहीं है, ये खर्चा आपने किया 3 साल के लिए, तो इस खर्चे को 3 साल के पीरियड में डिवाइड करके दिखाओ। और जो ये टाइम पीरियड है, कितने टाइम में दिखाना है, ये उस प्रोडक्ट की एस्टिमेटेड लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीजें सारी क्लियर हैं, हम आगे बढ़ते हैं। सो हमने यहां पर डेप्रिसिएशन को भी कवर कर लिया। इंटरेस्ट तो हमें पता ही है, जितना लोन है उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होता है। एक्सपेंसेस पता है, सेल्स पता है, अदर इनकम हमने सबसे ज्यादा ध्यान में देनी है, राइट, और टैक्स रेट को हमें ध्यान में रखना है, और नेट प्रॉफिट हो गया। तो हमारी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तक सारी चीजें कवर हो गई। उसके बाद में हम बैलेंस शीट में गए। शेयर कैपिटल हमें पता है, द इनिशियल अमाउंट फेस वैल्यू, राइट, इनिशियल अमाउंट फेस वैल्यू, रिजर्व जो हम पैसा कमाते जा रहे हैं। अब ध्यान से देखो, 259 करोड़ रुपीस थे अपने, जो इन्होंने कमा कमाकर 5,000 करोड़ कर दिए, राइट। नेट प्रॉफिट एक्युमुलेट करते करते 5,000 करोड़ तक पहुंच गए। बोरोइंग हमें पता है, जो हमने बैंक से लोन लिया है। अदर लाइबिलिटीज वो चीजें हैं, यानी कि किसी का पैसा देना है लेकिन वो बैंक का लोन नहीं है। अदर लाइबिलिटीज मींस व्हाट, कि हमने माल परचेज किया और अभी पेमेंट नहीं की, तो किसी का पैसा देना है लेकिन ये बैंक से उधार नहीं लिया, बैंक से लोन नहीं लिया। आप समझ गए, ये इस तरह की चीजें हैं। उसके बाद में फिक्स्ड एसेट्स मैंने आपको समझा दिया, सीडब्ल्यूआईपी मैंने आपको समझा दिया। इन्वेस्टमेंट इज अदर इन्वेस्टमेंट्स, कंपनी के पास अदर इन्वेस्टमेंट कुछ भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल, इन्होंने म्यूचुअल फंड्स में पैसे लगाए हों, किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हों, इन्होंने फिक्स्ड डिपॉजिट रखा हो, इस तरह का कुछ भी, राइट। अदर एसेट्स में 3-4 चीजें होती हैं। इन्वेंट्रीज, यानी कि जो इनके पास रॉ मटेरियल है या फिनिश गुड्स है, दोनों मिला। ट्रेड रिसीवेबल्स, यानी कि इतना पैसा इन्होंने लेना है जिनको इन्होंने माल बेचा है। कैश इक्विवेलेंट्स, यानी कि इनके पास इतना कैश है। और ये लोन्स एंड एडवांसेस एंड अदर एसेट्स, ये वो चीजें होती हैं कि काफी कंपनीज की रिक्वायरमेंट ऐसी है कि आप पहले पैसा दोगे तो हम आपको माल सप्लाई करेंगे। तो जो इन्होंने एडवांस दिया दूसरे को, जो जिसके बदले पैसा लेना, जिसके बदले माल लेना है या पैसा वापस लेना है, ये वो चीजें हैं। इनकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस, कुछ भी इंपॉर्टेंस नहीं है, ये ऑनगोइंग बिजनेस है, इन चीजों से कोई फर्क नहीं। तो बेसिकली बैलेंस शीट में किसी से फर्क पड़ता है? बैलेंस शीट में 2 चीजों से फर्क पड़ता है, फिक्स्ड एसेट्स से। फिक्स्ड एसेट्स ग्रोइंग है सीडब्ल्यूआईपी से। जितना बड़ा सीडब्ल्यूआईपी होगा, कंपनी की आगे रेवेन्यू बढ़ाने की कैपेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, राइट। एंड जितना कम डेट होगा, बोरोइंग होगी, कंपनी उतनी ज्यादा स्ट्रांग होगी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। कितना कैश है, कितना इन्वेंट्री है, कितना दूसरे ने हमें पैसा देना है, कितनी लाइबिलिटीज हैं, कितनी अदर एसेट्स हैं, दीज थिंग्स आर नॉट इंपॉर्टेंट एट ऑल। इंपॉर्टेंट चीजें क्या क्या हैं? इंपॉर्टेंट चीजें हैं बैलेंस शीट में बोरोइंग का कम होना। जैसे 1700 करोड़ से बोरोइंग कम होकर 700 हो गई, दिस इज गुड, राइट। अपना पैसा 3000 करोड़ से इंक्रीज होकर 5000 करोड़ हो गया, दिस इज वेरी गुड। अपना पैसा इंक्रीज हो गया, बोरोइंग कम हो गई, राइट। फिक्स्ड एसेट्स 1500 करोड़ से बढ़कर 1700 करोड़ हो गई और 2300 करोड़ की अवेलेबल भी है, यानी कि ये भी कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये अच्छी चीज है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। उसके बाद में हम आते हैं कैश फ्लो में। किसी भी तरह का कैश फ्लो यहां पर देखना कुछ भी सेंस नहीं है, छोड़ दो पूरा। ये सिर्फ अकाउंटिंग एंट्रीज हैं, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, इसमें कुछ नहीं रखा। इसमें सिर्फ हम डिटेल में जाकर देख सकते हैं कि कंपनी ने डिविडेंड पे किया तो क्या किया, कितना लोन पे रिपेमेंट किया तो कहां से किया, कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। ये सारी चीजें हमें ऊपर यहां पर नजर आ जाती है। कंपनी ने लोन रिपे किया तो नजर आ गया ना, यहां पर हमें नीचे जाकर कैश फ्लो में देखने की जरूरत नहीं है, राइट। सो कैश फ्लो इज नॉट इंपॉर्टेंट, दीज रेशियोज आर नॉट इंपॉर्टेंट। शेयर होल्डिंग पैटर्न वी हैव डिस्कस्ड, राइट। अब सबसे नीचे आते हैं, दीज कौन कॉल्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। यही सब कुछ छपा है कि कंपनी मैनेजमेंट क्या चाहती है। यही इनसे क्वेश्चन आंसर किए जाते हैं कि आपका प्लांट क्यों बंद हुआ, क्या रीजन था, आप कितना एक्सपेंशन करोगे, कब तक करोगे, उससे कितनी रेवेन्यू आएगी, कौन सा बिजनेस है। फॉर एग्जांपल ऑन एपीआई पार्ट दिस इज डूइंग गुड, इस तरीके से कितने % ग्रोथ है नजर आ रहा है। यही पढ़ना है, आप समझ गए। कंपनी की मैनेजमेंट क्या चाहती है, क्या डिस्कस किया, क्या बात की, वो यहां से पता चलता है। From 2016, it's at 2016 stock price level. सर यही तो खूबी है स्टॉक मार्केट की, कि जरा सा इन्फ्लेशन का प्रेशर आया, जरा सा इनकी। अब होता क्या है, जब सीडब्ल्यूआईपी में इतना सारा एसेट्स अंडर कंस्ट्रक्शन होता है तो एम्प्लॉइज तो हायर कर लिए उस काम के लिए, हमारे खर्चे तो बढ़ गए बहुत सारे, हमारा इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस बढ़ गया, राइट। जो पैसा हमारे पास पहले था, जिसके बदले हमें इंटरेस्ट रिसीव होता था, वो इंटरेस्ट रिसीव होना बंद हो गया क्योंकि हमने उस पैसे को यूज कर लिया, तो नेट प्रॉफिट तो कम हो गया।
इनकम अभी बढ़ी नहीं, सेल्स बढ़ी नहीं। तो जैसे ही ये ऑपरेशनल होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा? सेल्स बढ़ जाएगी और एक्सपेंसेस उतने नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि आधे ऑपरेटिंग एक्सपेंस तो अभी भी बढ़ गए ना। Okay. तो इसका बहुत ज्यादा इंपैक्ट आता है, और वहीं से 3-4 टाइम्स मल्टीप्लायर्स नजर आते हैं। बड़े सिंपल सा तरीका है, हमें समझ में आना चाहिए व्हाई नीचे क्यों आया शेयर प्राइस। नीचे शेयर प्राइस आया प्रॉफिट के कम होने से। प्रॉफिट कम क्यों हुआ? 2 रीजन है, एक इन्फ्लेशन का आना, और सेकंड जो अंडर कंस्ट्रक्शन एसेट्स हैं इनके थोड़े से खर्चे बढ़ जाना, लेकिन रेवेन्यू जीरो है इनसे अभी, क्योंकि रेवेन्यू तभी आएगी जब ये कंप्लीट हो जाएगी, और कंप्लीट होती तो ये फिक्स्ड एसेट्स का पार्ट होती, राइट? So it's a trade call or investment? Sorry? Is it a trade or investment? Investment. इन्वेस्टमेंट फॉर 100% गेन। Great. सो ये 100% गेन के लिए है, 5 पैसा 3-4 टाइम्स के लिए है, इंडिगो पेंट्स कम से कम 10 टाइम्स के लिए है, बेक्टर फूड कम से कम 10 टाइम्स के लिए है, बजाज हिंदुस्तान शुगर कम से कम 10 टाइम्स के लिए है। So Vector Food, even at current market price, is it a good buy? देखो बेक्टर फूड क्योंकि अभी लाइफ टाइम हाई पर है, लाइफ टाइम हाई पर किसी भी स्टॉक को प्राइस परचेज करना इज नॉट ए सेंसिबल आइडिया। तो इसलिए मैंने जब बता भी रहा था तो यही बात की कि बेक्टर फूड को छोड़कर इंडिगो पेंट एंड बेक्टर फूड मेरे पोर्टफोलियो में आपको दिखा भी नहीं होगा, इसलिए क्योंकि कुछ टाइम पहले ही मैंने उससे प्रॉफिट बुक किया, और वो सारा पैसा निकालकर कहां गया? इंडिगो पेंट्स, लक्स इंडस्ट्रीज, 5 पैसा। ऑफ कोर्स आई एम ए ट्रेडर। And Lux Industries, sorry. देखोगे तो 175 करोड़ का CWIP नजर आता है। Yeah. ये इवेंचुअली कहां जाएगा? ऊपर जाएगा, ऑपरेशनल में जाएगा, और जैसे ऑपरेशन में जाएगा अगेन फिर सेल्स बढ़ेगी। ये अपने ही पैसे, अपने ही कमाए हुए पैसे से, अपने प्रॉफिट से एक्सपेंशन करने की कैपेबिलिटी रखते हैं, एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कंपनी। इनको लोन नहीं लेना पड़ता एक्सपेंड करने के लिए, प्रॉफिट से एक्सपेंशन कर पा रहे हैं, सिर्फ प्रॉफिट से, एंड दैट इज द ब्यूटी। मींस दीस कंपनीज कैन रिमेन डेट फ्री कंपनीज फॉरएवर बट स्टिल ग्रोइंग एट अ फास्टर पेस। So the strategy Lux Industries. PSU companies buying it at 20 or 30% less than 200 days moving average is the same applicable in others company? PSU कंपनीज की बात नहीं कर रहे हैं हम वहां पर बात कर रहे हैं डिविडेंड यील्ड पे,